ट्रिक इस प्रकार है, मौसी की सासू प्रसिद्ध है। इसको इस तरह से लिखो, मौसी की सासू को याद रखना है मेलेट, ओ से याद रखना है ऑक्जेलोसिटेट। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी अपन श्वास रोकते हैं या फिर नाक बंद करते हैं तो अपना दम घुटने लगता है। और इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में इनबैलेंस। और ये देखने में आया है कि बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, तब हमारा दम घुटने लगता है। तो ये CO2 की मात्रा कहाँ से बढ़ी, ये CO2 कहाँ से आया अंदर से, भाई अपने तो बराबर बैलेंस लिया था, तो ये CO2 की मात्रा कहाँ से बढ़ी और ऑक्सीजन ही थी वो कहाँ खपत हो गई। नमस्कार साथियों, हेल्थ साइंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। प्यारे बच्चों, अभी अपन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और कितनी एनर्जी मिलती है, इनके बारे में अभी पढ़ रहे थे। पिछले वाली वीडियो के अंदर अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसमें कौन से प्रमुख स्टेप थे, कितनी एटीपी बनी, इन सभी पर अपन चर्चा की थी और साथ में ही उसको एक ट्रिक के माध्यम से अपन इसको याद किया था। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्रेब साइकिल के बारे में, यानी क्रेब साइकिल क्या होता है, क्रेब साइकिल जो स्टेप है वो कहाँ कहाँ होता है और इस प्रोसेस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले अपन क्रेब साइकिल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी क्रेब साइकिल क्या होता है, इसके दूसरे क्या क्या नाम है उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इसके प्रमुख स्टेप कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम क्रेब साइकिल को अपने ट्रिक के माध्यम से अपन याद करेंगे और इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है और इसका लास्ट में जो सारांश होता है उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, अपन अब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो उसमें देखा था कि ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूट रहा है और ये कहाँ होता है, ये सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होता है। ठीक है, ये होने के बाद में एक स्टेप आता है आगे, उसके अंदर क्या होता है, जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक NADPH मिलती है हमको और ये एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम है, वहां से ये अपना जो क्रेब साइकिल है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, साइकिल का मतलब है जो शुरू का प्रोडक्ट है वो विभिन्न चरणों में जाते हुए विभिन्न प्रोडक्ट बनाते हुए विभिन्न चीजों को बनाते हुए वापस फाइनली वही चीज बन जाती है, उसको बोलते हैं अपन साइकिल। यानी जहां से अपन ने शुरू किया वहां वापस आ जाते हैं, उसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस है वो सेल की साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि जो क्रेब साइकिल है ये सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होता है, उसकी मैट्रिक्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर ये प्रोसीजर होता है। यानी ये लगभग 60 से 70% इसी क्रेब साइकिल के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होती है। यानी कहने का मतलब क्रेब साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन खपत होती है और CO2 का निर्माण भी यही होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को एनर्जी भी सबसे ज्यादा इसी क्रेब साइकिल से मिलती है। तो आज के वीडियो के अंदर अपन शुरू करेंगे क्रेब साइकिल और उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में है एक शानदार ट्रिक, छोटी सी के बिल्कुल, अगर वो आपको याद होगी तो क्रेब साइकिल के सारे स्टेप आपको अंगुलियों पर याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक क्रेब साइकिल। तो शुरू करते हैं अपन क्रेब साइकिल्स। क्रेब साइकिल क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एंड प्रोडक्ट के रूप में अपन को NADPH CO2 वाटर के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब क्रेब साइकिल है उसके विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप चाहे क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये चारों नाम इसी के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर अपने विभिन्न नाम हो गए, उसके कौन कौन से प्रमुख स्टेप होते हैं उसके बारे में। इसके बाद में देखेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्रमुख। ठीक है, स्टेप के बाद में इसका जो साइकिल है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसको साइकिल को अपन एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, इसकी समरी क्या बनती है, इन चीज़ों पर आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रेब साइकिल है। ठीक है, तो आप सिट्रिक एसिड लिख सकते हो, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, TCA भी साइकिल बोलते हैं। ये शायद चारों पांचों नाम क्या है, एक ही चीज़ है। यानी क्रेब साइकिल आपको दिया हुआ है तो बाकी की चीज़ें आपको लिखनी है। क्रेब साइकिल को आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं और TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है क्रेब साइकिल। ठीक है, तो क्रेब साइकिल क्या है, ये प्रमुख एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होकर CO2 O2 और एनर्जी मिलती है। यानी अगर सिंपल सी बात करें, मेटाबॉलिक पाथवे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होती है इसका क्या होता है,
ऑक्सीडेशन, और इससे क्या बनता है, H2O पानी बनता है, CO2 बनती है और एनर्जी प्राप्त होती है। इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, इसी क्रेब्स साइकिल। लगभग 65 से 70% ATP इसी साइकिल से हमें प्राप्त होती है। ऑक्सीजन का भी 2/3 भाग जो खर्च होता है, ऑक्सीजन अब श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल में। और वहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका यूज हो जाता है। अब ये होती कहाँ है पर, ठीक है, तो ये साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पर होता है। ठीक, आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा कि ये सेल होती है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म में तो कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसी के अंदर एक चीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है वहाँ पर होता है ये क्रेब्स साइकिल, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या है, ये रिसाइकिल होता है, यानी ऑक्जेलोएसीटेट बना, एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करके सीट्रेट बनाता है, और ये वापस पुनः पूरे चक्कर काट के वापस ऑक्जेलोएसीटेट बन जाता है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, साइकिल का रूप देते हैं। ठीक है, यानी ये रीजनरेट हो जाता है, पुनः बन जाता है। ऑक्जेलोएसीटेट है, एसिटाइल कोएंजाइम से सीट्रेट बनाया, सीट्रेट बनने के बाद आइसोसीटेट हो गया। ठीक है, इस तरह से पूरा सक्सीनेट होते हुए, फ्यूमेट बनाते हुए वापस ऑक्जेलोएसीटेट बना लेता है। ठीक है, ये रीजनरेट होता है, इसको बोलते हैं कैटालाइटिक भूमिका निभाती है। हमारे बॉडी के अंदर अपन भोजन लेते हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का क्या होता है, पहले डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनाता है, फैट है ग्लिसरॉल वगैरह बनाता है, और प्रोटीन है वो एमिनो एसिड है। इन सभी ये सभी चीज़ें हैं, इनका ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ के और क्रेब्स साइकिल। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। एम्फीबोलिक का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, यानी कुछ प्रोडक्ट बनते भी है और कुछ टूटते भी है। ठीक है, अब इसके प्रमुख स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है, यानी निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम है वो ऑक्जेलोएसीटेट के साथ रिएक्शन करता है, ये 2 कार्बन की होती है और ये 4 कार्बन की होती है, और ये बनाता है सीट्रेट जो 6 कार्बन के होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप के अंदर ये होता है। इसके बाद में होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, यानी चीज़ तो वही रहती है, उसमें जो एक ग्रुप है वो दूसरी जगह चला जाता है। आइसोमेरिज्म का मतलब मान लो ये कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। तो पहले यहाँ जुड़ा हुआ था, अब हो सकता है वो यहाँ जुड़ जाए, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसका आइसोमेरिज्म हो जाता है। ठीक है, तो सीट्रेट का आइसोमेरिज्म क्या होगा, आइसोसीट्रेट। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप के अंदर क्या होता है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर का आइसोसीट्रेट है वो NADP के साथ रिएक्शन करके कीटोग्लूट्रेट बना लेता है। ठीक है, और एक NADPH और CO2 का भी निर्माण करता है। चौथा स्टेप क्या होता है इसका डिकार्बोक्सिलेशन, सेकेंड टाइम डिकार्बोक्सिलेशन होता है। कीटोग्लूट्रेट बना था 5 कार्बन का, वो NADH के साथ रिएक्शन करता है, कोएंजाइम के साथ ऐसे जुड़ के सक्सिनेल बनाता है, सक्सिनेल कोएंजाइम बनाता है और NADH और CO2 निकालता है। फिर इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, सक्सिनेल कोएंजाइम है वो GDP के साथ रिएक्शन करता है और सक्सिनेट बना लेता है, GTP निकालता है जो एक ATP के लमसम होता है। ठीक है, कोएंजाइम बन जाता है इसका। इसके बाद में पुनः इसका ऑक्सीडेशन होता है, और सक्सिनेट है वो FAD के साथ करके फ्यूमेरेट बना लेता है और FADH2 बनाता है जो 2 ATP के बराबर होता है। और अंत में क्या है, इसका वापस रीजनरेशन होता है ऑक्सीजनेट का। इसके अंदर क्या है, मेलेट है वो NADP के साथ रिएक्शन कर ऑक्जेलोएसीटेट प्लस NADPH बना लेता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है क्रेब्स साइकिल आपके सामने। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में पायरुवेट बना, और पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, ऑक्जेलोएसीटेट, ये जो ऑक्जेलोएसीटेट है इसके साथ रिएक्शन करता है और सीट्रेट सिंथेसिस, ये एक एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड बना लेता है। ठीक है, और इसके बाद में इसका क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है, आइसोसीट्रेट बन जाता है। ठीक है, 3 स्टेप हो गए, 1 2 3। अब ये आइसोसीट्रेट क्या करता है, ठीक है, इसका डिकार्बोजिनेशन होता है। ठीक है, तो आइसोसीट्रेट लग जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज, इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, ये CO2 निकालता है और एक NAD खर्च करता है और NADPH बना लेता है। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोग्लूट्रिक एसिड में। इसका पुनः फिर डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, और ये एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 निकालता है और NADP करके एक NADPH बना लेता है, और ये चेंज होता है किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम। इतना समझ में आ गया। सक्सिनिल कोएंजाइम है
वापस इसका सिंथेसिस होता है और एक जीटीपी बनती है यहाँ पर, ये बन जाता है सक्सीनेट। सक्सीनेट को वापस डीहाइड्रोजनेज होता है, डीहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, ठीक है, और इसमें ये FADH बनता है और ये फ्यूमरेट बन जाता है। और फ्यूमरेट है वो H2O के साथ रिएक्शन करके मेलेट बन जाता है, मेलेट का फिर डीहाइड्रोजनेज होता है और यहाँ पर फिर एक NADPH का फॉर्मेशन होता है और ये फाइनली क्या हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट बना लेता है। यानी कुल मिला के आपके पास 3 NADPH मिल रहा है, एक तो यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा यहाँ पर मिल रहा है, तीसरा यहाँ पर मिल रहा है, एक GTP और एक FADH, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर अपने पुरानी बुक्स के आधार पर अगर माने तो एक के अंदर 3 ATP होता है, तो 3 3 6 3 9 और 9 10 11 और 12 बनते हैं, 12 ATP हो गए टोटल। यानी ये GTP एक ATP के बराबर होता है, ये 2 ATP की, ये 3, ठीक है। 12 एक अणु के हैं तो यहाँ पर चलते हैं 2 डबल, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखा था ना आपने, डबल होता है, तो ये टोटल 24 हो जाएंगे, ठीक है। 24 ATP इसके अंदर बनती है, ठीक है, और 8 ATP बनी थी वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में, और 3 3 6 ATP बनती है कहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम चेंज होता है पाइरुवेट से यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन अपने पास ये होता है 8 6 14, 24 और 14, 4 4 8 3 38 ATP बनती है पुरानी बुक के अनुसार। अभी इनकी वैल्यू ज़्यादातर बुकों में 2.5 भी दे रखी है, कहीं 3 भी दे रखी है। अब आती है बारी कि इसको याद कैसे करें, क्योंकि ट्रिक इस प्रकार है, मौसी की सासू प्रसिद्ध है, माइक दे या ना दे गप माहरी देती है। यानी मौसी की जो सासू है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, किस लिए, गप मारने के लिए। अब उसको आप माइक दो या न दो, वो गप माहरी देती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब क्यों याद रखनी है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको इस तरह से लिखो, मौसी की सासू प्रसिद्ध है, माइक दे या ना दे गप मार ही देती है। ऊपर वाली लाइन है, इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखना है, मौसी की सासू प्रसिद्ध है, माइक दे या ना दे गप मार ही देती है। ये लाइन याद रखनी है। मौसी की सासू फेमस है या प्रसिद्ध है, एक ही बात है, मौसी की सासू फेमस है, ठीक है, माइक दे या ना दे। तो यहाँ तक की जो लाइन है ना, ये वाली, ये तो है क्रेब साइकिल के स्टेप, और इनसे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो वाला स्टेप है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से लिखो, मौसी को, मौसी की सासू फेमस है, अब मौसी लिख दिए ध्यान से कि सासू फेमस है, माइक MIKE दे या ना दे, ठीक है, GTAF है, गप मार ही देती है। इस तरह से आपको लिखना है। तो पहली लाइन लेते हैं अपन, मौसी की सासू फेमस है, M से आपको याद रखना है मेलेट, O से याद रखना है ऑक्जेलोसिटेट, C से आपको याद रखना है सीट्रेट, I से आपको याद रखना है आइसोसीट्रेट, K से आपको क्या याद रखना है कीटोग्लूट्रिक एसिड, और सू से आपको याद रखना है सक्सीनेट कोएंजाइम, और अगले सू से याद रखना है आपको सक्सीनेट, और फेमस से याद रखना आपको फ्यूमरेट। अगला अपना स्टेप है, माइक दे या ना दे गप मार ही देती है, माइक दे या ना दे, ठीक है। माइक MIKE, तो M से मेलेट याद रखना आपको एक, I से आइसोसीटेट याद रखना है, और K से क्यूटोजेनेटिक याद रखना है। माइक से क्या 3 चीज़ें याद रखनी है, मेलेट, आइसोसीट्रेट और क्यूटोग्लूटिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज, दे से आपको याद रखना है डिहाइड्रोजिनेज, यानी 3 एंजाइम काम कर रहे हैं यहाँ पर, डिहाइड्रोजिनेज 3 जगह। ना दे NADPH, ये याद रखना आपको, ये 3 जगह क्या बनता है, NADPH लगाना आपको ना दे से, ठीक है। यहाँ 3 जगह क्या बन रहा है, NADPH, गप मार देती है। अगले 2 स्टेप है ना, एक पहले से GTP और F से FDH, ये 2 अगले स्टेप के अंदर बनते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल CO2 बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल NADPH का बनते हैं, और 1 मॉलिक्यूल FDH का, 1 मॉलिक्यूल GTP का, ठीक है। एक NADH में 3 ATP के बराबर होता है पुरानी बुक्स में, नई में 2.5 होता है। एक FADH के अंदर 2 NTP होता है, एक GTP 1 ATP। तो इस तरह से 3 NTP 3 3 9 ATP होगी, एक FADH 2 ATP होगी, और इसे 1 ATP। तो ये हो गया आपका 10 2 12, और यहाँ पर चलते हैं डबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 24 ATP बन जाएंगे टोटल, ठीक है। 24 यहाँ पर बनते हैं, 6 ATP बनते हैं
पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने में, और 8 एटीपी अपन 10 बनते हैं, 2 खर्च हो जाती है, 8 एटीपी मिलती है हमको ग्लाइकोलाइसिस। इस तरह से अपन को टोटल कितनी 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।